बेटा ये आयनेशन पोटेंशियल्स का जो टॉपिक चालू था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ही, हमारा टॉपिक का नाम था बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या आप इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो। और इस आयनेशन पोटेंशियल आयनेशन एनर्जी का जो हमारा टॉपिक शुरू था, दैट इज ऐसे कौन से फैक्टर्स है बेटा, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द आयनेशन पोटेंशियल। तो बेटा हमने पहला देखे कि एटम की साइज थी या एटॉमिक रेडियस था, एक ऐसा फैक्टर। सेकंड वाला हमने देखे सर न्यूक्लियर की चार्ज थी, वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो आयनेशन पोटेंशियल या आयनेशन एनर्जी को चेंज कर सकता था। तीसरा वाला अभी भी हमने खत्म किए, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे कुछ था ना। वेरी गुड। बेटा एटम की रेडियस की अगर आप बात करते हो तो आप क्या बोलोगे, सर एटम की रेडियस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी था। बेटा न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईपी था। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखे थे आपने, हाफ फील्ड था और कंप्लीटली फील्ड था। और हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड अगर हो तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन समझा जाता है, उस स्टेबल दी कॉन्फ़िगरेशन ग्रेटर द आयनेशन एनर्जी। यही हमने यहां तक देखे, राइट। अब आएगा बेटा फोर्थ वाला, दैट इज अनदर फैक्टर। और वो फैक्टर है बेटा पेनिट्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल जितनी न्यूक्लियस के क्लोज होगा, सोचो भाई, ये ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल मतलब वो जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट। बेटी ये ऑर्बिटल, ये देखो, ये वो जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, समझ में आ रहा भाई। बेटा ये वो जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ऑर्बिटल न्यूक्लियस की जितनी क्लोज होगा, न्यूक्लियस उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली 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 अट्रैक्ट करके रखेगा। और ऑर्बिटल न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस वीकली अट्रैक्ट करेगा, करेगा। वेरी गुड। अब आप मुझे बताना बेटा, किस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो। एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो या एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो। सोचो, थोड़ा सा सोचो। वेरी गुड सर, एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा और एस ऑर्बिटल का नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से करीब है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखा, निकालने को बहुत एनर्जी लगेगी। तो भाई आयनेशन एनर्जी की ऑर्डर आप कैसा बताना चाहोगे। सर क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल की बात किए तो एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन निकालने को आयनेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा देन पी, देन डी, देन एफ। और भाई ये अपने आयनेशन एनर्जी के ऑर्बिटल्स की ऑर्डर है। समझ में आ गया। तो भाई ये चार फैक्टर्स थे जो अपने आयनेशन एनर्जी को अफेक्ट करते थे। कौन सा, एटम की रेडियस, न्यूक्लियर की चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक वाली कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। एनी डाउट, ले लो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप। कर लिए, कोई डाउट। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा जो हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे ना आयनेशन पोटेंशियल वाली, एक्सेप्शन इन द सेंस, हम एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, ये आपको भी जानते हो। बेटा ये जो होते हैं, ये एक्चुअल में इनमें से एक्सेप्शन देखे जाते हैं, राइट। कुछ ऑर्डर है बेटा जो एक्सेप्शनल आयनेशन एनर्जी के, ये भी देख लेंगे। एक्सेप्शनल्स ionization energy can be seen on group 13। सर ग्रुप 13 मतलब आप 3A वाली बात कर रहे हो। यस सर। मतलब बोरान वाली फैमिली की बात कर रहे हो। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो आप जानते हो इसकी साइज बड़ी, इसकी साइज छोटी। बेटा ग्रेटर द साइज मतलब लार्जर द साइज, लेस द आयनेशन, स्मॉलर द साइज, मोर द आयनेशन। ऑर्डर एक्चुअल में होना चाहिए
आयोनाइजेशन की ऑर्डर अगर इसमें देखा जाए तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन ऑर्डर आने वाले हैं। एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्शन ऑर्डर, चलो मैं आपको बता दूं बेटा। एक्सेप्शन ऑर्डर ऐसे नहीं होते हैं। बेटा ये मेरा फोन नंबर याद रखोगे आप? सर 5 नंबर का तो कोई फोन नंबर है भी नहीं। बेटा याद रख लो ना, क्या जाता। सर ने बोला था कि 153324 ऐसा एक नंबर था, याद रखो, रख लिया है? भाई ये मेरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं हो सकती, मतलब हम 1924 में तो पैदा ही नहीं होएगा ना। अब क्या होगा, 15 मार्च 24 बोल के चलो, ये भी सही है ना, 15 मार्च 2024 नहीं होता? बेटा ये 15 है, 3 मतलब मार्च है, और 1924 है, कुछ तो नंबर है सर ने दिए। वेरी गुड। सर ये 15 मार्च 24 से क्या मुझे आयनेशन एनर्जी मिलने वाली है? हाँ, थर्ड ए ग्रुप की आयनेशन एनर्जी जरूर मिलेगी। कैसे, देखो भाई, ये आप जानते हो, ये बोरॉन है, फिर ये एल्यूमिनियम है, फिर ये गैलियम है, फिर ये इंडियम है, फिर ये थैलियम है। बेटा अगर आप नंबरिंग करना चाहो तो ये नंबरिंग करा लो। नहीं होता नंबरिंग, बोरॉन सेकंड 1, एल्यूमिनियम 2, गैलियम 3, इंडियम 4, थैलियम 5, 5 के आगे पांचों। वेरी गुड। अब इनकी आयनेशन एनर्जी की ऑर्डर लिखना है तो ये लिखना है। 1 क्या है सर, बोरॉन। बाद में 5 कौन आएगा, एल्यूमिनियम। ना 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 ना, 5 कौन है भाई, थैलियम। फिर 3 कौन है सर, गैलियम। फिर 2 कौन है सर, एल्यूमिनियम। 4 कौन है सर, इंडियम। बेटा ये थी अपनी ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट। एक्सेप्शनल है। अब ये क्यों है, कैसे, वो भी देखेंगे, बट अभी तो याद रख लो, है ना। आयनेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ए पूछा तो बच्चा याद करते बैठ जाता, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, ऐसे याद कर लेता। सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहला काम यही करता है। रात को सोते 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 फिर भूल जाता है, फिर पूछो बेटा ऑर्डर बताओ, तो अभी बोरॉन थैलियम गैलियम बोलना, तो बोरॉन गैलियम थैलियम बोल देता है। अब ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, आपके साथ होता नहीं, आई डोंट नो। आप लोग बादाम ज्यादा खाते होगे तो आपके साथ नहीं होगा, पर मेरे साथ ऐसे होता था। तो कितना भी पढ़ लो याद नहीं, तो मैंने क्या करा लिया, छोटी छोटी ट्रिक्स बनाना शुरू कर दिया। ट्रिक्स कैसे, अगर किसी ने पूछा भाई 13th ग्रुप की मुझे आयनेशन की एनर्जी की ऑर्डर दे दो, तो मेरे माइंड में सीधी वो डेट आ जाती है, कौन सी, 15 मार्च 1924 वाली। 15 मार्च 1924, तो 19 तो लिखती ही नहीं आप। 15 मार्च, 15 मार्च, 153 खत्म, 24, 153 24। देखो सर ऑर्डर बन गई। हाँ सर, सबसे बढ़िया ऑर्डर है ये, 13 ग्रुप एलिमेंट 3 की। लिख लो सर, लिख लो बेटा, ये लिख दिए। वेरी गुड। अब बच्चे बोलेंगे सर मुझे रीजन होना, रीजन होना, रीजन होना। भाई ये रीजन आप जानते हो, एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम की आयनेशन एनर्जी ज्यादा क्यों? तो सर गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी है, मैंने पढ़ाया था मेरी प्रीवियस क्लास में। एक्चुअली एल्यूमिनियम यहाँ, गैलियम यहाँ। गैलियम से पहले कौन, जिंक। जिंक कहां पर था, डी ब्लॉक। मतलब जिंक के पहले के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन के थे। अब ट्रांजिशन से सीधा बाहर पी ब्लॉक में जब आते हो तो ट्रांजिशन की कॉन्ट्रैक्शन हो गई, और कॉन्ट्रैक्शन होने से अपने गैलियम की साइज इतनी छोटी हो जाती है कि एल्यूमिनियम उसके सामने बड़ा दिखता है। तो भाई गैलियम ऊपर, एल्यूमिनियम नीचे, स्मॉलर द साइज ग्रेटर द आयनेशन। ऐसा सुधीर सर ने तो पढ़ाया था भाई। हाँ सर, ये दोनों का रीजन है, ये दोनों का रीजन है क्या, ट्रांजिशन की कॉन्ट्रैक्शन। अगर किसी ने पूछा तो बोलना, अगर नहीं पूछा तो डेट लगा के काम करा लो, कुछ नहीं होता बेटा। कोई आगे पूछेगा नहीं, आपको नीट का सीट आ गया, कैसे आ गया, आपने ये कैसा लिखा मुझे बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछता। एग्जाम हॉल में सिर्फ पेपर आता है और सुधीर सर के ट्रिक्स याद आते हैं, आंसर बनते जाते हैं। गॉट अ पॉइंट, राइट सर। फिर भी आप अपने आप को सेटिस्फाई करवाने के लिए, अगर करवाना चाहते हो करवा लीजिए भाई, कोई गलत नहीं है, आप सेटिस्फाई करवा लीजिए। क्या
इन दोनों में इसकी आयनेशन पोटेंशियल क्यों ज्यादा है? क्योंकि गैलियम की साइज छोटी है, स्मॉलर द साइज ग्रेटर द आयनेशन, ऐसा सर ने बताया था। और रीजन क्या था भाई? ये ट्रांजिशन वाली कॉन्ट्रैक्शन थी। अच्छी बात है सर। इन दोनों का खेल क्या हो गया? इन दोनों में ऐसा क्या कर दिया आपने कि ये इतनी बड़ी साइज थी, इसको सबसे छोटी बना लिए? भाई इन दोनों में, थैलियम में, आपको मालूम थैलियम में ये लैंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। क्या देखा जाता है बेटा? लैंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। तो आप क्या बोलोगे भाई? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन आपके एफ ऑर्बिटल में जा रहे हैं, और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग अच्छी नहीं है, ऐसा मैंने ही पढ़ाया था आपको। नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, देख लो। प्रीवियस वीडियो नहीं देखते आप बच्चे लोग। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके एफ ऑर्बिटल में जाते हैं, एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत वीक है, जब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा अट्रैक्शन ऐसा बढ़ेगा कि साइज धीरे 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 कम होते जाएगी। तो एक्चुअल में लगता है बड़ी साइज है, लेकिन ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसकी साइज बाकी सबसे छोटी हो जाएगी। और ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वो अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा कि आप उसके वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को निकालने को जो एनर्जी कंपेयर करोगे बाकी से, बाकी सब से इसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अपने बोरॉन से कम है। तो ये बोलोगे आप ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन फॉर 13 ग्रुप एलिमेंट। इज इट क्लियर सर? मैं ये आपको क्यों इतना टाइम देके पढ़ा रहा हूँ बेटा? ये हर 5 साल में, अब तक 4 साल में, अगर आप 5 साल के पेपर देखो ना नीट के, आईआईटी मेंस के, तो उन 5 साल में 4 बार यही सवाल आया है। क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है बच्चा बोरॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन, गाजर, बैगन, आलू, है ना, बोरॉन, अलियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यही याद करता है। उसको आयनेशन एनर्जी की ऑर्डर पूछे तो बच्चा सीधा सीधा यही लिखता है। ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। और क्या एक्सेप्शनल है? मैं रीजन लिख के दे दिया, ऑर्डर लिख के दे दिया, 15 मार्च 24 याद रखो, आपको ऑर्डर भी मिल जाएंगे। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो सर। बन गया सर? ऐसी एक्सेप्शनल ऑर्डर और कहीं पे है क्या? हाँ भाई है ना। कहा? 14 ग्रुप में भी आती है। अच्छी बात है सर। बेटा ग्रुप 14 जिसको आप 4A ग्रुप कहते हो, राइट सर? क्या था बेटा? कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और लेड, ऐसी कुछ है? हाँ सर। बेटा इसकी आयनेशन एनर्जी की ऑर्डर लिखना चाहो ना, तो इसकी ज्यादा इससे, इसकी ज्यादा इससे, इसकी ज्यादा इससे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। क्या हो गया? टिन जो लास्ट में था वो आगे बढ़ गया, ये पीछे आ गया। फिर रीजन यही लिखना। क्या लिखना सर? लैंथेनाइड की कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण इसका लेड में अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि ये लेड के वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी होगी वो अपने टिन से तो ज्यादा होगी। तो इट इज ऑर्डर ऑफ आयनेशन कैन बी सीन फॉर 14 ग्रुप एलिमेंट। ऐसा कोई एग्जाम में पूछा भी नहीं है, बट मेरा काम है बताना कि बच्चा ये एक्सेप्शनल है, तो थोड़ा देख के रखो, इसे लिख लो। चलो बन गया, बिठा दें? वेरी गुड। तो बेटा अब आपने एक चीज तो सीख लिया है कि आयनेशन एनर्जी में मिनिमम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो एनर्जी को आपने आयनेशन एनर्जी कह दिया है। भाई आपने, मैंने आपको बीच में कहीं ना कहीं डेफिनेशन पढ़ाया था, मेटल ये होता है, नॉन मेटल वो होता है। अब बताओ बेटा, जिस एटम के सर पे आसानी से पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो मेटल होगा। मतलब जिस एटम का आयनेशन एनर्जी बहुत ही कम हो तो वो मेटल होगा। ऐसे ही बोलेंगे? तो देखो बेटा, इसी से रिलेटेड मैं आपको ये दे रहा हूं। व्हाट इज दैट? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। बेटा अब मैं दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि ये अलग से पढ़ाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा ये जो टॉपिक है दैट विल बी कॉल्ड एज ए मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। क्या होगा बेटा? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। कैसे? सुनो बेटा, पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के सर पे आसानी से आ जाए तो वो मेटल है। अगर पॉजिटिव चार्ज आसानी से आ रहा तो उसकी आयनेशन एनर्जी कम से कम हो, तो भाई ऐसा लिख सकते हो। व्हाट इज दैट? एज द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस,
इलेक्ट्रॉन लूज इजीली करेगा ना। अगर आयनेशन एनर्जी कम हो जाएंगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आज आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन लूज इजीली, मतलब इट विल हैव ए व्हाट, मेटालिक कैरेक्टर, मतलब उसकी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती जाएंगी। तो भाई मेटल मतलब क्या, ऐसा एलिमेंट जिसकी आयनेशन एनर्जी कम से कम हो। मतलब ये स्टेटमेंट को देख के मैं ऐसा एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, व्हाट इज दैट, द एटम विच हैज, है ना बेटा, एटम which has less ionization energy will have metallic character। मतलब आप मेटालिक कैरेक्टर भी आयनेशन एनर्जी से डिसाइड कर सकते हो। लोअर द आयनेशन एनर्जी इजीली कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है। यही है ना, ये पॉइंट है बेटा। तो इसका उल्टा आप नॉन मेटालिक पे लगा दीजिए, नॉन मेटालिक पे लगा दीजिए बेटा। अगर आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन कैनॉट लूज इजीली, बेटा इलेक्ट्रॉन कैनॉट लूज इजीली मतलब इसका उल्टा हो सकता, इलेक्ट्रॉन कैन गेन इजीली, है ना बेटा, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। भाई वो इलेक्ट्रॉन लूज अगर आसानी से नहीं कर सकता तो इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन गेन इजीली मतलब क्या हो गया भाई, वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गए। क्या हो गए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। याद रहेगा ये वाला, लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी मेटालिक कैरेक्टर, हायर द आयनेशन एनर्जी नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मतलब लोअर द आयनेशन एनर्जी मेटालिक इन नेचर और मेटल्स, हायर द आयनेशन एनर्जी दैट इज ए नॉन मेटल्स। अब आप ही डिसाइड करके बोलना ग्रुप में और पीरियड में आपने ऑर्डर का ये कैसा सीखा था, बताइए बेटा। अब आपके पास एक पीरियोडिक टेबल दिया जाता, अच्छी बात है बेटा। इस पीरियोडिक टेबल में आपसे कहते हैं कि आप लोग अलोंग दी ग्रुप चलिए। आप कैसे चलो बेटा, अलोंग दी ग्रुप चलिए। तो बोलो बेटा, अलोंग दी ग्रुप आपने क्या सीखा, आयनेशन एनर्जी बढ़ती की कम होती। तो अलोंग दी ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, बाय आयनेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई मतलब आप क्या लिखोगे, आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस मतलब आप क्या लिखोगे, क्या भाई मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस। क्योंकि मैंने वही तो लिखा, लोअर द आयनेशन एनर्जी मेटल, हायर द आयनेशन एनर्जी नॉन मेटल। भाई ऊपर से नीचे आ रहे हो, आयनेशन एनर्जी कम कम हो रही है, तो जो आखिरी का एलिमेंट होगा या मेटल होगा या एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, वो ज्यादा मेटल होगा उसके कंपेयर टू अपर वाले एलिमेंट से। मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसी के साथ उल्टा चलो सर आप, उसी के साथ उल्टा चलो बेटा। सर अलोंग द पीरियड चलो बेटा, अलोंग द पीरियड हमने क्या देखा, आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस, क्यों, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बेटा आयनेशन एनर्जी का बढ़ना मतलब नॉन मेटल, तो आप क्या बोलोगे सर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। याद रहेगा, इसका उल्टा लिखो बेटा और एक बार, along the group ionization energy decreases metallic character increases मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीजेस हो गया। बेटा अलोंग द पीरियड आयनेशन एनर्जी बढ़ गया, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ गया, इसका मतलब उसका उल्टा भाई क्या, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। देख लो बेटा एक बार देख लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, along the group metallic nature increases non-metallic nature decreases but along the period non-metallic nature or character increases but metallic character decreases हो जाएगा।
राइट। तो ये वही कंसेप्ट है बेटा। देखिए जैसे ही आप ग्रुप में चलते हो, अलोंग दी ग्रुप चलते हो, मतलब ऊपर से नीचे बेटा, ये देखो अलोंग दी ग्रुप ये है, बना के दे दूंगा मैं। अलोंग दी ग्रुप क्या है देखिए सर, ये लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है। अब जब ऐसे चलते हो ना, ये इसको कहते हैं अलोंग दी ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा? अलोंग दी ग्रुप। आप जानते हो अलोंग दी ग्रुप एटम की साइज बढ़ती है। सर एटम की साइज बढ़ने से आयनेशन एनर्जी कम हो जाती है, वही है ना बेटा? तो आयनेशन एनर्जी कम होगी। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे आए ना, तो ये वाला अच्छा मेटल है और ये वाला अच्छा मेटल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइज छोटी है। साइज छोटी है, कैनॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ये साइज बड़ी है, कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली भाई। तो आप क्या बोलना, इसकी मेटालिक नेचर कम, इसकी ज्यादा, तो डाउन दी ग्रुप आ गए। तो आप बोलना मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बेटा अलोंग द पीरियड चलिए, कौन सा? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना बेटा? ये आ गया 13 14, 12 13 14, फिर आ रहा 15, फिर आ रहा 16, फिर आ रहा 17। बेटा ये जो चल रहे हो ना, ये अलोंग द पीरियड होता है। तो अलोंग द पीरियड ऐसे लिखूं मैं? सर अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है बेटा? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, वेरी गुड। आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस, वेरी गुड। मतलब मतलब नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है बेटा। अलोंग द पीरियड में नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है, मतलब उसका उल्टा मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है। मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है। यहाँ देखो बेटा, अलोंग द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, मतलब आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब आपका नॉन मेटालिक नेचर अलोंग दी ग्रुप में क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा, राइट। तो ये वाला कंसेप्ट है बेटा, ये वाला कंसेप्ट है आपका अलोंग दी ग्रुप का। और ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट है बेटा आपका अलोंग द पीरियड का। तो वही तो बोला मैंने, अलोंग द पीरियड आईपी इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेटा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अलोंग द ग्रुप पे देखिए, अलोंग द ग्रुप आईपी डिक्रीजेस, अलोंग द ग्रुप आईपी डिक्रीजेस, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। आगे बेटा समझ में? देख लो इसे और एक बार देख लीजिए, अच्छे से देखो आप। बेटा ये मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर मैंने आपको क्या बताया, सुनो। सर एज वी मूव अलोंग द ग्रुप, पहले ग्रुप की बात की है ना बेटा, अलोंग द ग्रुप में आपने क्या सीखा? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, वेरी गुड। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस मतलब उसमें जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं या नॉन मेटालिक होते हैं, तो इनमें दोनों की कैरेक्टर देखी जाती है कि क्या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, वो देखी जाती है। ये कहाँ की बात है बेटा? अलोंग द ग्रुप की बात है। मैं बगल में ये लिख देता हूँ सर, अलोंग द पीरियड चल रहे हैं। बेटा अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट साइड इन द पीरियड की बात कर रहे हैं। जब अलोंग द पीरियड चलते हैं तो आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, तो हमने अभी भी सीखा है। अब देखो, ये मेटालिक ये नॉन मेटालिक, तो भाई ये भी लिख दूं मैं, मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो भी हो गए एलिमेंट्स के, उनकी नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई देखो फर्क क्या पड़ता है, आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। भाई मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गए, अपने आप उसके नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगी। बेटा अलोंग द पीरियड आयनेशन एनर्जी बढ़ गया तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो गया, बेटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। ये था ना? वेरी गुड। आपको और एक पॉइंट सिखाता हूं मैं, सुन लो। बेटा मेटालिक नेचर जो भी होते हैं, मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं, बेटा इन एलिमेंट्स की जो आप ऑक्साइड बनाते हो, इन ऑक्साइड का नेचर हमेशा बेसिक नेचर का होता है। अगर आपके पास दो एलिमेंट दिया जाए और आपसे पूछे भाई इसमें मेटल कौन है, तो मैं बोलूंगा ये है। तो अगर इस मेटल का मैंने ऑक्साइड बनाया ना,
वो बेसिक नेचर का होता है। अच्छी बात है। तो बेटा इसी का उल्टा पकड़ लो। क्या? अगर सर मेरे पास नॉन मेटालिक एलिमेंट दिया जाए और मैंने इस नॉन एलिमेंट मेटालिक एलिमेंट की अगर मैंने ऑक्साइड बना लिया, तो बेटा इस ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? तो आपने बोलना इस ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा। बेटा मेटालिक एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो सर इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ब्रेन में बिठा दो, जगह होगी तो, नहीं तो छोड़ दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपके ब्रेन में थोड़ी जगह होगी तो इसको बिठा दो, और अब आप सोचो जो हमने ऊपर लिखा है, क्या मैं इसको वापस रिपीट करूं? कर दो सर। बेटा अगर मैं अलोंग दी ग्रुप चलना चाहूं, अलोंग दी ग्रुप अगर मैं चलना चाहूं, तो ये तो आपको ऊपर भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। बेटा अगर मैं अलोंग दी पीरियड चलना चाहूं, देखो देखो ऊपर में अलोंग द पीरियड में लिखना चाहूं, तो वही होगा। क्या बेटा? आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा, अच्छी बात है, लिखे ना। बेटा आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? एमसी और एनएमसी क्या है? नहीं तो बोल दोगे बेटा एनएमसी का और कोई नया फॉर्म डाल दोगे, एमसी का और एक फॉर्म डाल के आप मजाक में बात ले लोगे। डोंट डू दैट वन। हम पढ़ रहे हैं बेटा, मजाक नहीं कर रहे हैं। एम और सी मतलब मेटालिक कैरेक्टर, एनएमसी मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अलोंग दी ग्रुप आईपी का कम होना मतलब मेटालिक कैरेक्टर का बढ़ना, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होना। मतलब मेटालिक कैरेक्टर का बढ़ना मतलब जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, है ना बेटा, नेचर ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। लिखूं सर मैं? हाँ लिखो सर। बेटा नेचर ऑफ बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो इंक्रीज करेंगे, और नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं, नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? वो डिक्रीज होते हैं। कहां पर ग्रुप की बात की है? बेटा अलोंग द पीरियड में चलो आईपी क्या हो गया आपका? आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। वही है जो ऊपर था, वही यहाँ लिखा मैंने। लेकिन अब देखो सर, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बेटा नेचर ऑफ बेसिक ऑक्साइड की बात करो और नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड की बात करो, तो भाई अगर आप अलोंग द पीरियड चलते हो तो बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो अपने आप कम होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बढ़ते हैं। मतलब चलो इसके एग्जांपल भी दे के दिखाता हूं मैं आपको, अलोंग द पीरियड वाली एग्जांपल। सुनो भाई, ये सोडियम का ऑक्साइड है, फिर ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, सोडियम मैग्नीशियम, फिर ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक में आती है, फिर बाद में सिलिकॉन की ऑक्साइड आएंगी, राइट बेटा, 13 14, फिर ये फास्फोरस की ऑक्साइड आएंगी, फास्फोरस की ऑक्साइड है भाई ये, फिर ये 14 15 16 सल्फर की ऑक्साइड आती है, और फिर आपको ये क्लोरीन की ऑक्साइड आती है। क्योंकि आप सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन पे चले। अब आपसे पूछा जाए इसमें इसमें एसिडिक ऑक्साइड का नेचर किसका ज्यादा है? तो क्लोरीन नॉन मेटल है, इसकी एसिडिक ऑक्साइड ज्यादा है। मतलब देखो एसिडिक ऑक्साइड बढ़ रहा है। बेसिक ऑक्साइड पूछो तो ये साइन को रिवर्स कर दो, ये ज्यादा बेसिक, ये लेस बेसिक, क्योंकि मोर एसिडिक है। यहां पर आ जाओ सर, ये लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, रुबिडियम का ऑक्साइड, सीजियम का ऑक्साइड। और ग्रुप में हमेशा बेटा बेसिक बेसिक नेचर ही देखे जाते हैं। ऊपर से नीचे आए तो बेसिक नेचर तो बढ़ना ही है, क्योंकि सीजियम इज मोर मेटल, और मोर मेटल की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो ये था अलोंग द पीरियड एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीजेस, एंड अलोंग द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीजेस। बाकी सब एज इट इज है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अब इसके बाद में ये तो था आयनेशन के साथ में मैंने मेटालिक नॉन मेटालिक जोड़ के एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का नेचर बता दिया। अपनी एनसीईआरटी में अलग अलग दिया है पर मैंने एक साथ बता दिया, राइट? बता दे रहा हूँ। अब जाएंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक इसी का, बहुत ही अच्छा बढ़िया एक्सेलेंट टॉपिक है, मैंने देखा है
एग्जाम में बार बार पूछा भी है बेटा इसके ऊपर, और बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे आयनेशन के साथ साथ ही पढ़ाना था, पर मैंने आयनेशन अभी भी खत्म किया, तो बस उसका रिवर्स है, दैट इज ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी गेन करने की, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा हो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा हो। तो चलो बेटा मैं इसकी कंसेप्ट ही सिखा दूं आपको, पहले बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, पहले वो सीख लेंगे, बाद में बाकी का देखेंगे, राइट। तो अब हमारा जो टॉपिक है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इसको और एक नाम से आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इसका मतलब भी वही है भाई, उसका भी मतलब वही है, लेकिन मैं बार बार ये जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके बोलूंगा और मैं ई ए लिखते जाऊंगा। तो ई ए का मतलब आप समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं सर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे और सीधा इसका एक्सेप्शन सीख लेंगे। पहले डेफिनेशन और सीधा इसका एक्सेप्शनल, देखो क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन बेटा इसकी डेफिनेशन बोलता है व्हेन when an electron is added is added to neutral isolated gaseous atom। हाँ बेटा, when the electron is added, मैंने बताया था एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो, कैसा हो, अकेला हो, आइसोलेटेड हो। जब इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसेस एटम, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, comma, that liberated energy is called as, that liberated energy that liberated energy is called as that liberated energy is called as electron affinity और electron gain enthalpy। नहीं समझे, समझा देता हूं सर। देखो भाई, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके ऑर्बिट्स है उसके, होते ना, ऐसे होते हैं, अच्छी बात है बेटा। अब जैसे ही आप इसमें इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, ये एटम कैसा है आपका, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे डालोगे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन डालोगे यहां से कुछ एनर्जी लिबरेट करेगी। क्या करेगी बेटा, एनर्जी लिबरेटेड। ये जो लिबरेट एनर्जी हुई ना, इसी को आपने बोलना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा ये एक तरीका है बताने का, और ये एक तरीका है बच्चों को समझाने का। एक्चुअली तरीका तो यही है कि आपका एटम कैसा हो, सुनो सुनो सुनो, आपका एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो, कैसा हो, गैसेस हो, कैसा हो, अकेला हो, आइसोलेटेड हो। आपने क्या किया भाई, इलेक्ट्रॉन डाला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डालोगे इसके सर पे नेगेटिव चार्ज लेके बैठ गया। बोलते हैं बेटा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट विल गेट नेगेटिव, जितने ऐड करो उतने नेगेटिव। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डालोगे इसमें से कुछ एनर्जी बाहर जाएगी, और जो जाने वाली एनर्जी है भाई, उसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहोगे। ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर ये डेफिनेशन भी नहीं समझ में आता, ये वाला और ये वाला, तो सबसे बेसिक डेफिनेशन ऐसा समझो, मतलब ये बुक में लिखा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बच्चों को बताए तो चीजें समझ में आती है। क्या, सुनो बेटा, हम गार्डन में बैठे हुए हैं अकेले, हमारे सामने पॉन्ड है, पॉन्ड समझते हो ना, पॉन्ड, बड़ा सा एक पॉन्ड है, पानी भरा हुआ है, आजू बाजू पत्थर रखे हुए हैं। तो पॉन्ड के बाजू बैठे हो, पत्थर आजू बाजू है, तो आप तो सिर्फ पॉन्ड को ऐसा देखोगे नहीं, देखोगे क्या नहीं, क्या करोगे, पत्थर उठाओगे, पत्थर उठा के पॉन्ड में ऐसा फेंकोगे, तो भाई समझो ये पॉन्ड है, मतलब ये पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी रखा हुआ है। आप यहाँ बैठे हुए हो, आप यहाँ बैठे हुए हो, राइट बेटा। अब देखो क्या किया, आपके हाथ में पत्थर था, आपने जैसे ही पत्थर को पानी में डाला, तो यहाँ से पानी उड़ना, पानी उछलेगा नहीं बाहर, हाँ सर उछल गया। ये उछलने वाले पानी को आप एफिनिटी बोल के भी काम करा सकते हो। बेसिक डेफिनेशन है, चीजें समझो, चीजें समझोगे तो फील आएगा बेटा, फील आएगा, केमिस्ट्री आएगी। याद करने से, रटने से कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखो ये चीजें समझ जाओ
कि आप गार्डन में बैठे हो, आपके सामने पॉन्ड है, आजू बाजू पत्थर है, एक पत्थर उठा के पॉन्ड में पानी में फेंक दिए, पानी ऐसा उछला, जो उछला हुआ पानी है, सुधीर सर ने बोला कि वो एफिनिटी है। पकड़ लिए? ये पकड़ो, एक्सेप्शनल चीजें आएंगी। सुनो कैसे भाई, अगर ये पॉन्ड में पानी नहीं होगा तो आप पत्थर फेंकने से पानी उछलेगा? नहीं सर। एफिनिटी होगी उसकी? नहीं। तो एफिनिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? पॉन्ड में पानी होना चाहिए। एफिनिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होना चाहिए। लेने की मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा और रखेगा तो एनर्जी उड़ेगी। देखो मैं समझाता हूं। पहली डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। देखो ये आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किए, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, कुछ एनर्जी लिबरेट हो गई, दैट लिबरेटेड एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये है, यही है ना। देखो इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एनर्जी लिबरेट कर गई और एफिनिटी कहते हो। अब ये मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताया। पत्थर डालोगे तो पानी होगा तो उड़ेगा, पानी नहीं होगा तो कहां से उड़ेगा भाई? पानी उड़ेगा तो एफिनिटी है, पानी नहीं होगा तो एफिनिटी कहां से है? नहीं है। इसी का एक्सेप्शनल कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए सर, देखिए सर, देखिए सर, इसको और आसानी से समझो बेटा। यही कंसेप्ट है। कैसे? देखो बेटा, अगर मेरे पास एक एटम है, मैं एटम का नाम दे दूं ए। बेटा मेरे पास एक एटम है, मैं एटम का नाम दे दूं बी। बेटा ये एटम के पूरे डब्बे भरे हुए हैं, और ये एटम का डब्बे में एक डब्बा खाली है, खाली है, भरे हुए हैं। तो आप मुझे बताना बेटा, एटम ए में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो या बी में ऐड कर सकते हो? बोलो बेटा। वेयर वी कैन ऐड द इलेक्ट्रॉन इजीली, उस एटम में जिसमें खाली जगह है वहां भर सकते हो इलेक्ट्रॉन, या जहां खाली जगह नहीं है वहां भर सकते हो? बोलो 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 बोलो। वेरी गुड। इसका मतलब मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ और इसकी मैं एफिनिटी ला सकता हूँ, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती ही नहीं है। क्या सर आपको ये छोटा सा केस समझ में आ गया? मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने के लिए पॉन्ड में पानी तो होना ना भाई। पानी होगा तो पत्थर मारोगे, पत्थर मारोगे तो पानी उड़ेगा, जितना पानी उड़ेगा उतनी एफिनिटी। कम उड़ा कम एफिनिटी, ज्यादा उड़ा ज्यादा एफिनिटी। ये मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका है बेटा, ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। क्योंकि चीजें जब तक आपको माइंड में समझ में नहीं आएगी, जब तक आप उसको दिल से समझाओगे नहीं कि ये ऐसा ऐसा है, तब तक उससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। डेफिनेशन तो ऐसी याद हो जाता है बेटा, 4 बार देख के पढ़ लो याद हो गया। डेफिनेशन से थोड़ी आपके आईआईटी के क्वेश्चन बनने वाले, और डेफिनेशन से थोड़ी आपके नीट के सवाल बनने वाले, कभी भी नहीं। थोड़ा सा समझो। तो अब मैंने आपको एक छोटा सा केस दे दिया कि भाई इसके पास खाली डब्बे नहीं है, इसके पास एक डब्बा खाली है, इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, इसकी एफिनिटी आ सकती, इसकी एफिनिटी नहीं आती क्योंकि डब्बा खाली नहीं है। ये था बेटा केस 1, जो मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया। आई होप आई वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन यू दिस केस 1। दूसरा 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 सर, ये वाला एटम की साइज छोटी सी है, ये वाले एटम की साइज बड़ी सी है। बेटा ये वाली एटम की साइज छोटी सी है तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। बेटा ये वाला न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, मतलब इनका जो अट्रैक्शन वीक है। मतलब अब मैं बोलूंगा भाई ये एटम ए है मेरा और एटम बी है मेरा, मैं बोलूंगा मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डालना चाहता हूँ, और मैं बोलूंगा ये भी इलेक्ट्रॉन डालना चाहता हूँ। बेटा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने से वो यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली खींचेगा, और यहाँ बड़ी साइज होने से यहाँ अट्रैक्शन वीक तो रखेगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन कम होगी। तो मैं बताना यही चाह रहा हूँ आपको। देखिए बेटा, अगर इसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन फटाक से खींचेगा, और फटाक से खींचेगा, ये 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 बहुत सारी एनर्जी लिबरेट करेगा। बेटा इसकी अट्रैक्शन वीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये बहुत कम छोटी सी एनर्जी लिबरेट करेगा।
तो मैं बोलूंगा बेटा जितनी साइज छोटी उतनी ज्यादा एफिनिटी वैल्यू, जितनी साइज बड़ी उतनी कम एफिनिटी वैल्यू, ऐसा मैं बोलूंगा और ये भी वही बोल रहा है। लेकिन ये पॉसिबल कब है सर? इस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गए तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और रखेगा, ये याद रखो। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके भूल जाना ना, अट्रैक्ट भी करो जेब में भी रखो। आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? बेटा जब कोई चीज अट्रैक्ट हो जाती है और अपनी तरफ आने लग जाती है और अपन भाग जाते हैं, वो एफिनिटी नहीं होता है। किसी चीज को हमने अट्रैक्ट की है, वो हमारे पास आ रही है और हमने उसको पकड़ के रख लिए, तो एफिनिटी होती है। एफिनिटी क्या है बेटा? अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो है आपके पास, पर रखने को जगह नहीं है। तो वो जब वो चीज जब आपके पास आ गई, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया, आ गई और आपने नहीं रखा, वो एफिनिटी नहीं होगी भाई। जब आपने अट्रैक्ट किया, वो चीज आपके पास आ गई, उसको आपने पकड़ के रखा, तो एनर्जी लिबरेट करेगी, तो एफिनिटी होगी। इज इट क्लियर? देख लो बेटा, केस 1 मैंने समझाना चाहा, डब्बे खाली नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, एफिनिटी नहीं निकल सकती। बेटा डब्बा खाली है तो इलेक्ट्रॉन डाल सकते, एफिनिटी आ सकती। दूसरा केस ये वाला मैं बताने की कोशिश किया, क्या किया बेटा मैंने बताने की कोशिश? देखो जितनी छोटी साइज उतना अट्रैक्शन ज्यादा, जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा। जितनी एटॉमिक साइज बड़ी, अट्रैक्शन कम, मतलब टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन को धीरे से लेगा और एनर्जी बहुत कम लिबरेट करेगा। लेकिन और एक बात आप जान लेना बेटा, ये जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके पास खाली डब्बा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एनर्जी लिबरेट करेगी। खाली डब्बा होगा, ऐड करेगा, एनर्जी लिबरेट होगी। अगर खाली डब्बा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया और जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई मेरे को रहने को जगह दे, जगह दे, जगह दे, बोलेगा नहीं सर मेरे पास इलेक्ट्रॉन रखने को जगह ही नहीं है, और भाग गया, तो एफिनिटी नहीं होगी। राइट? इसी कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। अब देखो क्या होने वाला है। मैंने इतनी कहानी आपको क्यों बताया? क्योंकि हमारा एनसीईआरटी में एक वर्ड है बेटा, क्या बोलते हैं मालूम? एफिनिटी ऑफ Cl विल बी ग्रेटर देन एफिनिटी ऑफ F। एफिनिटी ऑफ Cl विल बी ग्रेटर देन, ये है हमारा कंसेप्ट एनसीईआरटी का। क्या है सुनो, अगर Cl और F की बात करो तो आप जानते हो F की एफिनिटी ज्यादा आना चाहिए, बिकॉज आप जानते हो इसकी साइज छोटी तो एफिनिटी ज्यादा आना चाहिए। भाई इसकी साइज छोटी होने के बावजूद भी इसकी एफिनिटी कम है और Cl की एफिनिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि ये एक्सेप्शनल ऑर्डर माना जाता है, और एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल कुछ भी नहीं है। जो मैंने अभी आपको 2-3 केस बताया ना, वही है। सुनो, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? 9। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो बेटा? 1s2 2s2 2p5। मतलब आप देखो इसके p के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। बेटा कहीं आप 2d लिख सकते हो ना? सर 2d तो सेकंड से होता ही नहीं, 3d शुरू होना चाहिए। राइट? इसकी देखो बेटा 3s2 3p5 और 3d 0 भी है। क्लोरीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? 3s2 3p5 3d0 3p5 3p5 1 2 3 4 5 3d0 खाली डब्बे भी है। मतलब अब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की भी है क्लोरीन की, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा बोलेगा आजा भाई मेरे पास इतनी जगह खाली है, तो कहीं ना कहीं बैठ जा। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गया, एनर्जी लिबरेट ज्यादा कर गई, Cl की एफिनिटी ज्यादा। भाई फ्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जगह भी नहीं रखने की, पर इसकी अट्रैक्शन पावर मस्त है। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को देखा, ऐसा ऐसा किया, इलेक्ट्रॉन सीधा भाग के उसके पास आ जाता है, क्योंकि छोटी साइज है ना। स्मॉलर द साइज ग्रेटर द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करना अलग है भाई, और पकड़ के रखना अलग है। और इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बोलता है भाई मैं कहाँ रहूं, कहाँ रहूं, कहाँ, बोलता सर मेरे पास जगह ही नहीं है, छोड़ दो ना। तो आ गया, अच्छी बात है, चल भाग जा, तो चले जाता है। तो अब है ना, इस केस में एफिनिटी वाली होनी नहीं चाहिए थी, बट यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन है ना कहीं बाजू में फिट करके रख लेगा। और लेकिन इसकी एनर्जी जो लिबरेट होती है इसके कंपेयर में, Cl कंपेयर में कम हो जाएगी। हेंस वी कैन से क्लोरीन विल हैव अ ग्रेटर एफिनिटी वैल्यू देन F। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका।
बेटा अभी ये एफिनिटी का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है, पर थोड़ा इसको समझेंगे। बेटा आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक होना चाहिए? तो आप बोलेंगे द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी तो लिबरेट हो रही है। बेटा हम आपके इसके साथ ये भी लिखेंगे सर क्या, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनेशन एंडोथर्मिक था, ये एक्सो। आयनेशन में एक एनर्जी को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जितनी देते हैं, अब एफिनिटी में वही इलेक्ट्रॉन डाले, एनर्जी को वापस लेके गए, है ना बेटा? वेरी गुड। मतलब इसको हम समझेंगे तो ऐसा, एक्सोथर्मिक अगर है तो मेरी डेल्टा एच की वैल्यू तो नेगेटिव आना चाहिए। अच्छी बात है सर, आएगी क्यों नहीं? देखो बेटा ये आपका न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम था, आपने इलेक्ट्रॉन डाला और इसके पास में एक यूनी नेगेटिव गैसेस आयन तो आ गया और एनर्जी लिबरेट कर रही। बेटा लिबरेटेड एनर्जी को आप ऐसा लिखते हो, मतलब आपकी ये जो वैल्यू रिएक्शन में तो पॉजिटिव होती है, लेकिन इसको जब डेल्टा एच के फॉर्म में लिखते हो, आपको मैंने पढ़ाया था क्या बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ जो वैल्यू होगी वो लिखना, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा, नेगेटिव हो जाएंगी, और हो जाएंगी कि ये प्रोसेस आपका कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब ये वैल्यू को रिएक्शन में पॉजिटिव के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन डेल्टा एच के वैल्यू में उसको नेगेटिव में मेंशन करते हैं। देख लो बेटा इसको एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई डाउट है किसी को इसमें? अब ये एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सर यहाँ पर कुछ इसके यूनिट्स भी होते हैं। व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा? वी वाले एनर्जी के यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल्स पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। कन्वर्शन जो आयनेशन में देखे थे वही कन्वर्शन यहाँ भी लगा लो। कोई डाउट है? वेरी गुड। बेटा अगर आयन ये जैसे देखे हैं, यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने बताया था ना बेटा, सक्सेसिव आयनेशन पोटेंशियल सेम एलिमेंट में देखा जाता है, तो सक्सेसिव एफिनिटी इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व ओनली फॉर सेम एलिमेंट, राइट? कैसे देखो, मैं दे रहा हूँ एग्जांपल। बेटा ये एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम था, मैंने इलेक्ट्रॉन डाला तो इसने यूनी नेगेटिव गैसेस आयन बना दिया और कुछ एनर्जी लिबरेट कर गया। मैं E1 लिखता हूँ, प्लस लिखते हैं ना, क्योंकि डेल्टा एच में माइनस हो जाएगा। फिर बेटा ये सेकंड वाला जो यूनी नेगेटिव गैसेस आयन था, इसे मैंने और एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया और इसके सर पे दो नेगेटिव चार्ज लगा के, अब आपको ये आ गई। बेटा ये चीजें थोड़ी सी समझो आप, मजा आएगा। ये जो E1 E2 ये पूरा जो मिला के, ये पूरी वैल्यू जो मिला दूंगा ना, तो ये मेरी डेल्टा हो जाएंगी, डेल्टा EA हो जाएंगी, कॉल्ड एज ए सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी। इसको आप क्या कह सकते हो बेटा? इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा ये जो वैल्यू होती है ना, ये आपकी डेल्टा H1 लगा दो, ये हमेशा आपका माइनस EA1 कहलाएगा। मतलब आपका पहला स्टेप हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगा। लेकिन देखो बेटा, ऑलरेडी आपके सर पे नेगेटिव है, आने वाला भी नेगेटिव, क्या नेगेटिव इस नेगेटिव पे ऐड कर सकते हो? नहीं सर, रिपल्शन फोर्स हो जाएगा। ऑलरेडी पहले से नेगेटिव बैठा है और एक नेगेटिव जाना चाहता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, पॉसिबल नहीं ऐड करना, फिर भी आपको बोला गया ऐड करो, तो ये जो रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो गया ना, आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करके रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करना है। और एक बार बोलूं, ऑलरेडी नेगेटिव है, आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो गया है। उस रिपल्शन फोर्स को आपको मिनिमाइज करने के लिए बाहर से एनर्जी देना है। जब दोगे तो ये रिपल्शन फोर्स अपने आप कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस आपने किया हुआ है बेटा, ये प्रोसेस एक्चुअली, इसमें जो वैल्यू आने वाली है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो कैसी आएंगी बेटा? पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन फोर्स होने के कारण, रिपल्शन फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए
आपने एनर्जी सप्लाई किया है, एब्जॉर्ब नहीं, सप्लाई किया है। मतलब सेकंड एफिनिटी वैल्यू आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव में आ जाती है। एक्चुअली ये यहाँ पर है ना बेटा, पॉजिटिव होता है, रिएक्शन में नेगेटिव होता है और ओवरऑल दिखता है। तो इतना याद रखो, सेकंड स्टेप इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटा ये एक्सोथर्मिक बहुत कम था, एंडो बहुत ज्यादा था। और आप इसका जब डिफरेंस देखते हो, इसका डिफरेंस देखते हो, दैट इज डेल्टा एच टोटल, ये ओवरऑल वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और ओवरऑल प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा। याद रहेगा। और एक बार, सक्सेसिव एफिनिटी में पहली स्टेप एक्सो होती है, लेकिन बाद के सारे स्टेप एंडो होते हैं। बेटा पहली एफिनिटी वैल्यू, सेकंड एफिनिटी वैल्यू, ओवरऑल एफिनिटी वैल्यू, अगर आप देखना चाहो ना ओवरऑल एफिनिटी वैल्यू, तो बेटा ओवरऑल एफिनिटी वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती है। बेटा ओवरऑल एफिनिटी वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा एच ओवरऑल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बेटा वहां पर डेल्टा एच की वैल्यू, सॉरी, ओवरऑल एफिनिटी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस ई हो जाएगा। माइनस ऑफ, देखो मैंने लिखा ना, माइनस ऑफ माइनस ई ए बिकम प्लस ऑफ ई ए आ जाएगा। डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। अगर ये पार्ट में कंफ्यूजन आता है आपको, तो एक पार्ट याद रखो, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप इज द सक्सेसिव में, फर्स्ट स्टेप इज द एक्सो, सेकंड स्टेप इज द एंडो, ओवरऑल प्रोसेस इज द एंडो। रिपीट करिए बेटा, फर्स्ट स्टेप इज द एक्सो, रिमेनिंग स्टेप्स आर द एंडो, मतलब ओवरऑल प्रोसेस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओवरऑल प्रोसेस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब ओवरऑल वैल्यूज में जो आने वाली एफिनिटी वैल्यू आपकी पॉजिटिव्स में आएंगी। पहली स्टेप में नेगेटिव, बाकी सब स्टेप में ओवरऑल देखो तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो याद रखना बेटा, सक्सेसिव एफिनिटी में फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्सो होती है, द रिमेनिंग ऑल वैल्यूज आपके एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लिख लीजिए बेटा इसको।